Hello students of standard 10. I Sudhir Kumar in front of you with one more videos of the chapter First Economics Development. Dear students, if we remind the last video, we were just discussing to determination of national income. In earlier two videos, I have explained the two methods in expenditure methods and income methods, and today I am just going to explain you one more method of finding or determination of national income, that is value added method, right? A little bit I have just explained it in national income first part video, that what actually we just do in value added method. If we talk in income method, what we are just doing, whatever the total incomes from the primary sector, secondary sector and tertiary sector is added, and in that we just add the net factor income from abroad, and by this way we just find out national income. The same way, from all the sectors, whatever the different consumptions happened or the government expenditure and different expenditure just happened to be calculated, including with the net factor income from abroad, and we just find out the national income by expenditure method. Now it is very important here to understand value added method. Well, what is, तो ये वैल्यू एडेड मेथड क्या है, राइट? मतलब जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी प्रोडक्टिविटी होती है, उस प्रोडक्टिविटीज को हम के वैल्यूज को मॉनेटरी वैल्यूज में अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें और उस मॉनेटरी वैल्यूज को हम ऐड कर दें, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम डिटरमाइन कर सकते हैं. हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे इसको. डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू एडेड मेथड को हम अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसको 3 स्टेप्स में बांट दिया है कि इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, राइट? वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया है, वैल्यू एडेड मेथड को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें. सबसे पहले हम ये देखें कि नेशनल इनकम क्या होता है हमारा. हमने पहले भी बताया है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी. एनएनपी एट एफसी का मतलब क्या हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट के बारे में हमने अर्लियर वीडियोज में भी हमने डिस्क्रिप्शंस दिया था कि जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट कॉस्ट जो होता है, उस मार्केट कॉस्ट में हम डेप्रिसिएशन को जब माइनस कर दें, क्योंकि कोई गुड्स या मटेरियल्स का टाइम के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, तो वो डिक्रीज कितना करती है, ठीक है, उसकी डिक्रीमेंट को हम अगर हम कैलकुलेट करके उसको हम माइनस कर दें, तो मार्केट कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को जब माइनस कर देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. हमें इट मीन्स कि वैल्यू एडेड मेथड से भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मतलब वैल्यू एडेड मेथड से भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एफसी. तो हम लोग देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड, तो वैल्यू एडेड मेथड को हम क्या लिख सकते हैं, जीवीए एट एमपी. जीवीए एट एमपी का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. मीन्स हमें जीवीए एमपी से हमें कहाँ पहुंचना है, जीवीए एमपी से हमें पहुंचना है एनएनपी एट एफसी. मतलब हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है जीवीए एमपी टू एनएनपी एट एफसी. ये डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है.
हम लोग देखेंगे कि ये GVAMP से LNP एट FC हम कैसे पहुंचते हैं। इसके लिए हमें क्या ऐड करना होगा और क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे। और अब ये कहोगे कि ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है कि जो प्राइमरी सेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है, राइट। वट एवर द डिफरेंट आउटपुट वी जस्ट प्रोड्यूस्ड from either the agriculture or the industries or the business or the government sector or the private sector, means the service sector, whatever the different output we just achieved, it is just found from the primary sector, secondary sector as well as tertiary sector. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से जितने भी आउटपुट आते हैं, मतलब जितनी प्रोडक्शंस हमें आती है, उस प्रोडक्शंस के उस आउटपुट को हम जो फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, उससे हमारा ग्रॉस वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस हमें फाइंड हो जाएगा। मीन्स एक स्टेप हमने यहाँ पे सीखा, ध्यान कीजिए, क्या स्टेप हमने सीखा कि हमने ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट डिटरमाइन किया। कैसे किया, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर से जितने भी प्रोडक्टिविटी हुई, उस प्रोडक्टिविटी को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो तीनों सेक्टर से फाइंड आउट डिटरमाइंड आउटपुट को ऐड करने से हमारा क्या निकल गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मीन्स ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस हमने डिटरमाइन कर लिया। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय आउटपुट फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज द टर्शियरी सेक्टर्स। अब हम लोग आते हैं कि ये जो GVAMP हमने जो निकाला, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी से जो आउटपुट आया, वो तीनों को जो ऐड किए, जिससे कि हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमने अचीव किया। ये ग्रॉस एडेड वैल्यू एट मार्केट प्राइस जो है, ये GDP एट MP के बराबर हो गया। जो GDP का पहले हमने बात किया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर से जो हमारा आउटपुट अचीव हुआ, तो GDP एट MP और GVA एट MP दोनों एक ही बात है, ठीक है। वी कैन एज्यूम GVMP एज GDP-MP। GDP-MP जो है, तो GDP-MP में हमने क्या करते थे, GDP-MP में हम NFI को ऐड करते थे, तो उससे हमारा नेशनल इनकम निकलता था। तो चूंकि GDP-MP और GVA-MP दोनों सेम ही है, तो GDP-MP के जगह पर GVA-MP हम लिख सकते हैं, या GVA-MP के जगह पर GDP-MP लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि GDP-MP क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स एक सर्टेन ईयर्स में, एक सर्टेन टाइम में किसी कंट्री के द्वारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर तीनों से जो आउटपुट आती है, उसको जब हम जोड़ देते हैं तो उससे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्राप्त होता है। सेम थिंग यहाँ हुआ, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट टू बी एडेड and this will give GVA at MP। Now अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि अब हम ये GDP-MP से NNP at FC कैसे पहुँचते हैं। आप एक बार इसको यहाँ पर अच्छी तरह से समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेप 2 में हमने क्या किया, GDP-MP हमने GDP at MP हमने फाइंड आउट कर लिया। GDP एट MP हमने कैसे फाइंड आउट किया, तो GDP
एट एमपी जो हुआ वो जीवीए एमपी के बराबर हुआ। और जीवीए एमपी कैसे डिटरमाइन किया, तो तीनों सेक्टर्स से आउटपुट जितने हमने प्रोड्यूस किया उसको हमने ऐड कर लिया, राइट। अब स्टेप 3 में आते हैं कि हम जीडीपी एमपी से एनएनपी एट एफसी हमें कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले हम देखिए कि हमें यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको और समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। ये जीडीपी है, ठीक है, एट एमपी। आपको सबसे पहले जीडी से एन पहुंचना है, ठीक है। जी से एन आप कैसे पहुंचोगे, ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए, ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए इसमें आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, ठीक है। पहला स्टेप में हम पहुंच गए, जीडीपी से कहां पहुंच गए, हम नेट पे पहुंच गए, मतलब इस एन को हमने अचीव कर लिया। अब इस जीडीपी से हमें कहां पहुंचना है, अब जी से हमने एन पे पहुंच गए। अब इस डी से हमें कहां पहुंचना है, डी से हमें एन पे पहुंचना है। मतलब इस डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे पहुंचना है, ठीक है। इस डोमेस्टिक से नेशनल पे हमें पहुंचने के लिए क्या करना होगा, तो नेट जीडीपी माने आपके कंट्री की बाउंड्री से जो इनकम आई और आपको पूरे नेशनल का इनकम लेना है, तो आपको जो विदेश से पैसा इनकम के तौर पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो, या आपके लोग जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं वो, या विदेश के लोग आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो, इन सारे पैसे को जो कैलकुलेट करके टोटल जो हमारे पास आता है, जितना हमने दिया और जितना हमें आया उसका डिफरेंस, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है नेशनल, और उसको हम क्या कहते हैं, NFIA। अर्लियर क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो डोमेस्टिक से नेशनल पहुंचने के लिए हमने क्या किया, डोमेस्टिक में विदेश से पैसा जो हमने कमाया NFIA उसको हमने ऐड कर दिया। मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक से नेशनल पे हम पहुंच गए। अब हमारे पास है, मतलब प्रोडक्ट तो हो ही गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, प्रोडक्ट माने प्रोडक्ट ही, और ये P तो P है ही। जी से N पहुंच गए, D से ये नेशनल पे पहुंच गए, P से P हमारा है ही। अब हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस से हमें क्या करना है, इस मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे हम कैसे पहुंचते हैं, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टाइम हमें NIT। अब ये कहोगे NIT को हम ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, NIT को हम ऐड कर लेंगे। तो ये NIT क्या होता है, सॉरी NIT को हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, ये NIT हमारा माइनस होगा, मतलब ये NIT माइनस होगा, मतलब यहाँ पर आप एक चीज और जोड़ेंगे, NFIA माइनस NIT, ठीक। ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, ठीक। डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचने के लिए NFIA को हमने ऐड कर लिया, और मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए हम NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। अभी आपको हम बताएंगे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम GDP MP से NNP FC, मतलब GDP MP मतलब GBA MP, हमने GBA MP कैलकुलेट किया, GBA MP कैलकुलेट किया जो कि GDP MP के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये GDP MP से हम क्या कर लिए, हम लोग पहुंच गए NNP एट FC। कैसे, तो GDP MP में डेप्रिसिएशन को माइनस करके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करके, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके हम क्या पहुंच गए, कहां पे, NNP एट FC विच इज नेशनल इनकम। और यही हमारा भैया क्या हो गया, यही हमारा जो हो गया, यही हमारा जो है ये नेशनल इनकम है, यही क्या हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि कैसे GDP एट MP से NNP एट FC हम पे पहुंचे, मतलब हमने नेशनल इनकम, नेट नेशनल
प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेशनल इनकम, हमने कैसे अचीव किया। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले ये जान ले कि NIT क्या होता है। हमने पिछले वीडियोज में भी देखा था, हालांकि वहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बाद में मुझे याद आया तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ कि NIT क्या होता है। NIT ये कोई इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं है NIT, ठीक है। तो NIT जो है यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो गवर्नमेंट दो तरह की टैक्स लगाती है, राइट। गवर्नमेंट दो तरह की टैक्स लगाती है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान के चलिए आप मार्केट से कोई कुछ बुक खरीदने के लिए गए या कोई सामान खरीदने के लिए गए, तो एक तो होता है कि आप जितना सामान लिए उसमें आपको GST ऐड करके आपको बुक का प्राइस अगर 500 है, 18% GST हो गया, 18 5 या 90, तो 500 प्लस 90 आपने पे किया, तो ये GST जो हुआ ये आपका डायरेक्ट टैक्स हुआ। लेकिन एक टैक्स गवर्नमेंट जो लगाती है वो मतलब डायरेक्ट जैसे शॉपकीपर पर लगाया, और शॉपकीपर क्या करता है उसको सेल टैक्स उसकी प्राइस को या कंपनी पे लगाया, कंपनी उस टैक्स के पैसे को खर्चे को ऐड कर लेता है किस पे, उसके मतलब MRP पे, राइट। तो MRP में एक टैक्स आपने पे किया है, हालांकि वो लगाया गया बिजनेसमैन पे, मैन्युफैक्चरर पे, लेकिन उसका बर्डन किसके ऊपर है, उसका बर्डन जो होगा वो कॉमन पीपल पर होगा, ठीक है। तो इस तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसी के अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स जिसमें कि डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है मतलब कंज्यूमर से या यूजर से कलेक्ट नहीं करती है, बल्कि इनडायरेक्ट वे में उसको क्या करती है, इनडायरेक्ट वे में उससे कलेक्ट करती है। अब यहाँ पे आता है कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिस गुड्स एंड सर्विसेज में गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज देती है कि भैया ये सामान आप खरीदोगे तो इसमें आपको सब्सिडीज मिलेगी, ठीक है। 20%, 10%। कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स होता है, वो आप गवर्नमेंट के थ्रू अगर डिस्ट्रिक्ट से खरीदते हो तो गवर्नमेंट, जैसे ट्रैक्टर्स हो गया, ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, जैसे LPG गैस हम यूज करते हैं, ये सारे चीज़ पे कुछ सब्सिडीज होती है। तो वो सब्सिडीज क्या हुआ, आपसे पैसा लिया और जो सब्सिडी का अमाउंट क्या है वो आपके क्या होता है अकाउंट में भेज दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो सब्सिडी वो क्या होगा, आपका खर्चा में तो नहीं आएगा ना। आप मान लीजिए अभी 700 रुपये का गैस खरीदते हो, LPG गैस खरीदते हो, जिसकी प्राइस कितनी है, जिसकी प्राइस जो है मान लीजिए कि 650 है। 50 रुपीज़ गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सब्सिडी दे रही है। तो 700 रुपीज़ अभी आपसे कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट और 50 रुपीज़ आपके अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देगी। तो आपका खर्चा एक्चुअल कितना हुआ, 650 ही हुआ। तो आपके खर्चा में क्या करना होगा, उस समय तो आपने ऐड कर दिया 700, आपने गैस खरीदने में 700 खर्चा किया, तो 700 आपने लगाया, लेकिन जो पैसा आपको रिटर्न आ गया सब्सिडी का, वो क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। इसलिए जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम निकालते हैं, NIT निकालते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को माइनस करते हैं। तो देयरफॉर NIT इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। NIT इज इक्वल टू व्हाट, NIT इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर? लेट अस स्टूडेंट सी, अब हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने GDP MP लिखा, या इसको हम समराइज करते हैं इसी पॉइंट को, तो GDP MP से हमने कहो या GVA MP कहो या वैल्यू एडेड कहो या वैल्यू एडेड कहो, ये तीनों एक ही मतलब हुआ। वैल्यू एडेड मेथड कहो या वैल्यू एडेड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और GDP एट मार्केट प्राइस, ये तीनों का मतलब एक ही हुआ, तीनों का मतलब एक ही अमाउंट या क्वांटिटी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, हाउ कैन इट बी कैलकुलेटेड? तो हम लोग फिर से क्या है, हम लोग स्टेप 2 पे आते हैं। हम लोग क्या आते हैं, स्टेप 2 को समझाने के लिए। स्टेप 2 को अब स्टेप 2 में हम GVA एट MP कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम ये जो GVA MP ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो GVA एट मार्केट प्राइस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट,
जो कि यहाँ पे बताए थे आपको कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर से जितने आउटपुट आते हैं उस आउटपुट को हम ऐड कर लेंगे। अब आउटपुट को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई सामान जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोड्यूस करने में हमें जितना का प्राइस, मान लीजिए कि 5000 क्वांटिटी आपने किया और एक क्वांटिटी की प्राइस 5 रुपीज़ है, तो 500 इंटू 5 मतलब 2500 आपका क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स फ्रॉम द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी यू जस्ट प्रोड्यूस्ड 500 यूनिट ऑफ एनी गुड्स, राइट। नाउ the price of 500 units, each price is ₹5, then the price of 500 unit of output is what, 2500। अब ये 2500 आउटपुट तो आपका का सामान हुआ, आउटपुट आपके सामने कितने का है, 2500 का है हुआ, लेकिन वो 500 यूनिट बनाने में आपके जो खर्चे लगे, मान लीजिए आपने पेन बनाया और एक पेन बनाने में आपके टू रुपीज़ आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंसेज आ रहा है, उसमें प्लास्टिक की मटेरियल से लेके, उसमें इंक से लेकर के, उसमें लेबर से लेकर के, उसमें टेक्नोलॉजी से लेके, गवर्नमेंट को टैक्स देने से लेकर के, ये सारे एक्सपेंसेज मतलब उसे बनाने में जो खर्चा आया उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कहते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या आउटपुट का प्रोडक्शन कॉस्ट जो हुआ, उस प्रोडक्शन कॉस्ट को हम यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में। मतलब ये क्या हुआ, 2500 रुपये का हमने आउटपुट तैयार किया, लेकिन 2500 में हमें 1000 रुपये बनाने में खर्चा हुआ, तो हमारा इनकम कितने का है, फायदा कितने का होगा, 1500 का ही होगा ना। तो इनकम हमारा कितना, 1500 ही हुआ ना, इसलिए नेशनल इनकम हमारा कितना आएगा, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आई, उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देन वी विल फाइंड द GVA एट MP, देन वी विल फाइंड ग्रॉस वैल्यू added of output at market price, and this will be calculated as value of output minus intermediate consumptions. I think it is clear to everyone. Now let's expand some more, right? Here value of output is equal to sales plus change in stock, right? राइट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स। अब ये यहां पर देखेंगे कि चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ। चेंज इन स्टॉक का मतलब है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो पिछले साल उसने कितना एक साल में बनाया, मान लीजिए 500 यूनिट पर क्लोज किया, और 2020 में उसने 501 से बनाना स्टार्ट किया और 1000 पे पहुंचा। तो क्लोजिंग स्टॉक इस मतलब अब 2020 के एंड में हम लोग लें तो 2020 के एंड में हमारा स्टॉक कितना 1000 पे पहुंचा, तो 500 से स्टार्ट हुआ और 1000 पे पहुंचा। इसका मतलब इस साल हमने कितना प्रोड्यूस किया, इसका मतलब हुआ कि हमने इस साल 500 यूनिट प्रोड्यूस किया। तो यही हो गया चेंज इन स्टॉक, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी डेटा तो रखेगी ना कि पिछले साल कितना रखा था, फिर मान लो पिछले साल हमने इतना किया, ऐसा फिर एक से करेंगे, इससे तो पता नहीं चलेगा कि कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया, कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, उसका पूरा डेटा। इसलिए डेटा बाय सीरियल नंबर में होता है, तो उस सीरियल नंबर में एक्चुअल नंबर कितना प्रोड्यूस हुआ, दैट इज जस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम चेंज इन स्टॉक। एंड चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, चेंज इन स्टॉक को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। अब ये क्या है, ये सेल्स क्या है, सेल्स हम कैसे निकालते हैं,
ऑब्वियसली सेल निकालने के लिए सेलिंग प्राइस आपने पढ़ा होगा, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, सेल्स इक्वल टू प्राइस एंड क्वांटिटी, आपने पहले भी पढ़ा है। तो जितने यूनिट्स आपके हैं, मान लीजिए कि आपको ये हो गया सेल्स जितना आया, ठीक, उसके बाद सेल्स कैसे निकालेंगे, जितनी क्वांटिटीज आपकी आई, ठीक है, मान लीजिए कि 500 क्वांटिटीज इस बार बना, तो 500 क्वांटिटीज का आप प्राइस कितना हुआ उस प्राइस से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेल्स निकल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का दो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह से आता है, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं एक दो क्वेश्चन देख के अभी कुछ समझाऊँ, ठीक है। हालांकि ये इतना डिटेल्स में आपको पढ़ना नहीं है, ये अभी जितना कुछ हम पढ़ा रहे हैं आपके 12th का, 11th 12th का है, 11th 12th के इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना है पूरे डिटेल्स में। लेकिन चूंकि नेशनल इनकम आया था और हम लोग पिछले क्लास में इस पर डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो इसलिए हमने इसको इतना एक्सप्लेन करके आपको बताया है। तो ये समझिए डियर स्टूडेंट्स कि चेंजिंग स्टॉक की हाउ इट इज कैलकुलेटेड, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ये सेल्स, अब यहाँ पर देखिए किसी कंट्री माने जो सेल्स भी होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो क्या करते हैं, उसको सेल किया जाता है, तब तो कंज्यूम किया जाता है ना, सेल के माध्यम से फिर सेल किया गया तो लोगों ने खरीदा, उसको कंज्यूम कर लिया, यही होता है। तो अब यहाँ पर ये सेल्स निकालने में एक प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिया सेल्स दिया हुआ है तब तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट सेल्स को हम लोग क्या कर लेंगे, सेल्स यहाँ पर ऐड कर लेंगे और चेंज इन स्टॉक्स का जो होगा वो कर लेंगे, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। या अगर मान लो कि यूनिट दिया हुआ है और उसका प्राइस दिया हुआ है तो यूनिट और प्राइस को मल्टीप्लाई करके हम सेल्स निकाल लेंगे, राइट। लेकिन अब जान लो कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया रहेगा, तो कोई कंपनी या किसी कंट्री में जितनी आउटपुट आती है तो उसका कंजम्पशन केवल अपने कंट्री में होता है, तो केवल अपने कंट्री में जो कंजम्पशन हुआ या सेल हुआ वो क्या हो जाएगा, वो डोमेस्टिक सेल्स होगा। तो अगर क्वेश्चन में केवल डोमेस्टिक सेल गिवन हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में कितना यूनिट हमने एक्सपोर्ट किया और उस एक्सपोर्ट किए हुए यूनिट्स की प्राइसेज क्या हुई, उस प्राइस को ऐड करेंगे, तब हमारा एक्चुअल सेल आएगा। मीन्स वेन एवर देयर इज इन क्वेश्चन the domestic sales is given, in that case the cost of export is also added to domestic sales, then you will find the sales of country. Clear है? I think it is clear to everyone. How can we obtain sales when in question domestic sale is given? In case of domestic sale, it means that there is some consumptions happen outside the country, जिसको कि हमने एक्सपोर्ट किया था, तो एक्सपोर्ट जितना किया उसकी प्राइस को हम क्या करेंगे, इस डोमेस्टिक सेल्स के साथ हम ऐड कर देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, सेल्स निकल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जिस तरह से ये यहाँ पर हमने देखा, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मतलब क्या, अगर हम लेते हैं तो हमारी कंट्री में हमने पूरे कंट्री, अगर आपको डोमेस्टिक परचेज दिया हो गया कि ये कंट्रीज में दो चीज़ें हो सकती है कि जो वैल्यू एडेड में दो बातें हो सकती है, या तो मतलब कि हमने जितना सेल कर दिया और उसकी जो प्राइस आई वो हो गया सेल्स। अब दूसरा क्या है, हमने जितना कंज्यूम किया अपने कंट्रीज में और हमने दूसरे कंट्री से क्या से इंपोर्ट किया, वो भी आएगा। तो इस कंडीशन में जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम निकालते हैं, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के केस में अगर डोमेस्टिक परचेज गिवन है कि आपके कंट्री से, अपने कंट्री से आपने कितने परचेज करके आपने खर्चा किया, ठीक है, बनाने में कितना आपके अपने पैसे, आप अपने देश की बाउंड्रीज के अंदर से आपने खरीदा, और उसके बाद उसमें और भी मटेरियल्स के लिए इंपोर्ट करने में आपने कितना पैसा खर्चा किया, उस पैसे को भी हम ऐड करेंगे, तब हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा। कहने का मतलब यहाँ समझे कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, देन देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, तब कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक परचेज दिया हुआ है, तो डोमेस्टिक परचेज दिया होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको इंपोर्ट जो हो रहा है उस इंपोर्ट को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिलेगी। और फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम क्या करेंगे, हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, और इंटरमीडिएट
कंजम्पशन को यहाँ पर इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब हमारा GVA एट MP डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग इस पूरे सिस्टम को एक बार फिर से रिमाइंड कर लें, थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं ग्रॉस, हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड कैसे निकालते हैं, तो ग्रॉस एडेड वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए सिंपल सा है कि हम लोग पहले क्या करते हैं, GVA एट MP हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। GVA एट MP क्या हुआ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर्स से आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है उसको ऐड कर लेते हैं। अब ये GVA MP जो होता है वो GDP एट MP के बराबर होता है। किसी भी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस दोनों सेम होता है, दोनों एक ही बात हुई। ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हम नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब GDP एट MP से नेशनल इनकम, इस पूरे को कंबाइंड हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम का। NNP एट FC, NNP एट FC इज व्हाट, NNP एट FC इज नेशनल इनकम। क्लियर, राइट। तो अब इससे हम ये क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से NNP कैसे करते हैं, ग्रॉस में हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, नेट निकल जाएगा। डोमेस्टिक में NFIA को हम ऐड कर देंगे, हमारा मतलब डोमेस्टिक से फैक्टर पे पहुंच जाएंगे, और मार्केट प्राइस या P से P तो है ही, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पहुंचने के लिए हम NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, इस प्रकार से हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट FC मतलब नेशनल इनकम हमारा डिटरमाइंड हो जाएगा। Dear students, I think it is clear to everyone. If you have any doubt, you can arise question in WhatsApp group, right? In evening session from 6:30 to 9 o'clock, right? I know, dear students, this is technical issues. If you will study this topic, obviously some doubt will be created, right? So we will meet once again in further video with few examples of gross value added method or any other topic. Thank you. Have a nice day.